नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। निहत्थे सैनिकों को भेजने को लेकर सरकार की सफाई पर विवाद बढ़ा। प्रियंका बोली, चीनी कंपनी को ठेका देना घुटने टेकने जैसा। नेपाली संसद में नया नक्शा पास, भारत के लिए नई चुनौती। मणिपुर में बीजेपी पर ही ऑपरेशन लोटस, सरकार गिरेगी। राज्यसभा चुनाव कल, क्रॉस वोटिंग के खतरे से सभी दल चिंतित। और अब खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजने के सवाल पर सरकार बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये पूछकर सरकार पर निशाना साधा था कि वो जवाब दे कि भारत के सैनिक निहत्थे क्यों भेजे गए। लंबे समय से चुप सरकार ने आखिरकार मुंह खोला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि 1996 के प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिक अपने शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस पर जनरल पनाग ने भारत चीन के बीच हुए 1996 के समझौते के पेज को ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस समझौते के अनुच्छेद 6 का हवाला भी दिया है, जिसके तहत हथियार न चलाना सीमा प्रबंधन पर लागू होता है, सामरिक सैन्य स्थिति से निपटने के दौरान नहीं। और अंत में अगर पोस्ट क्षेत्र पर खतरा हो, सैनिक की जान को खतरा हो, तो सैनिक सभी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तोपों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जयशंकर ने जो हवाला दिया है 1996 के प्रोटोकॉल का, वो इसके बाद बेकार साबित हो जाता है। उनकी सफाई ढीली साबित हो सकती है, हो जाती है, वो बेदम उसका दम निकल जाता है, क्योंकि जयशंकर जो कह रहे हैं उसके अनुच्छेद 6 में कुछ और लिखा हुआ है। कुछ खास परिस्थितियों में जहां टकराव की, हमले की आशंका हो, जहां सैनिकों के जान का खतरा हो, वहां वे अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे विदेश मंत्री ने क्या इस प्रोटोकॉल को ठीक से पढ़ा नहीं है? क्या उन्हें अनुच्छेद 6 की कोई जानकारी नहीं है? क्या हमारी सेना को, या जो वहाँ पर सैनिक और सैन्य अधिकारी तैनात थे, क्या उनको ये जानकारी नहीं दी गई? या क्या ऊपर से ऐसे आदेश दिए गए थे कि किसी भी सूरत में हथियार नहीं उठाने, हथियार नहीं चलाने हैं? ये असमंजस आखिर किस स्तर पर हुआ? सरकार के स्तर पर, सेना के स्तर पर? जिस भी स्तर पर हुआ है, इसने हमारे बहुत सारे सैनिकों की जान ले ली है। 20 से ज़्यादा सैनिक तो मारे जाने की स्पष्ट खबरें हैं। कई सैनिकों के बंधक बनाए जाने की खबरें हैं। कई सैनिकों की लाशें नदी में मारकर फेंक देने की है। सच्चाई क्या है अभी ठीक हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि कम से कम 20 सैनिक मारे गए हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है भारतीय सेना का, और भारतीय मोराल का जो नुकसान हुआ है, और भारत की जो छवि का नुकसान हुआ है, उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, या हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जिम्मेदार हैं, या वहाँ पर तैनात सेना के अधिकारी जिम्मेदार हैं? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की गफलत होना ये हमारी सेना के लिए, हमारे सरकार के लिए ठीक नहीं है। हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां कभी भी हमारा टकराव चीन से हो सकता है, और अगर इस तरह की गफलत हुई तो हमें बार बार इस तरह के धोखे खाने पड़ेंगे, इस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात और अखरने वाली ये है कि ये मामला रक्षा मंत्रालय का है और सफाई देने आए हैं जयशंकर विदेश मंत्री। ऐसा क्यों है? क्या रक्षा मंत्री इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते हैं? ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपने को इससे अलग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो क्यों अलग कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या सरकार के अंदर मतभेद हैं? विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के बीच कोई मतभेद हैं? जो भी स्थितियां हैं, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। सरकार में तालमेल का अभाव है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सरकार में वरिष्ठ मंत्रियों के बीच सहयोग का अभाव है, इससे ये भी पता चलता है।
तो कई चीज़ें हैं जो इस पूरे प्रकरण में सामने आई हैं और सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सिवाय गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई को सामने रखना पड़ेगा। और अब जो राहुल के ट्वीट ने जो बहस शुरू की थी वो अब आगे बढ़ती जाएगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि कहाँ चूक हुई है। अगली खबर जो इसी से जुड़ी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चीन अब गलवान घाटी पर पूरी तरह से अपना दावा ठोंकने लगा है। चीन ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि गलवान घाटी उसकी है, जिसका मतलब है कि भारत की 60 किलोमीटर ज़मीन पर चीनी कब्जे की खबरें सही हैं। मोदी सरकार ने अभी तक इस बारे में चुप्पी साध रखी है, मगर अब उसके सामने प्रतिवाद करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने फिर कहा है कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के पास रही है और भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर प्रोटोकॉल और हमारे कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति का गंभीर उल्लंघन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की एक और प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने यह भी कहा है कि भारत मौजूदा हालात पर गलत राय न बनाए और चीन की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति को कमजोरी के रूप में न आके। वहीं भारत इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक कोई कुछ नहीं कह रहा। तो 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है चीन ने कब्जा कर लिया है, हड़प लिया है और अब खम ठोक कर कह रहा है कि हमारा है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति बन गई है और भारत सरकार की घिग्गी बंधी हुई है। वो कुछ बोल नहीं रही, कोई सफाई नहीं दे रही है, प्रतिवाद भी उसका ठीक से नहीं आया है। अभी तक सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं कहा है कि भारतीय ज़मीन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। ये ठीक है, राजनीतिक नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये एक बड़ी भारी चूक है, ख़ास तौर पर उन नेताओं की जो बड़े बड़े दम भरते थे, बड़े बड़े बोल फेंकते थे और ये दावा करते थे कि वो चीन के साथ आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। अब वो उनमें वो स्थिति नहीं दिख रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो चिंताजनक है। गलवान घाटी पर भारत का नियंत्रण पहले था। गलवान घाटी पर भारत अपना हक जताता रहा था और वहाँ पर उसकी पेट्रोलिंग होती थी और गलवान घाटी का अपना बड़ा महत्व है उस पूरे क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से। इसको अगर चीन ने हथिया लिया है तो हम बहुत सारे मामले में हमारी जो स्थिति है कमज़ोर होती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार को चाहिए कि वो साफ साफ लोगों के सामने अपनी बातें रखें और चीन के सामने डट कर खड़े हों कि हम अपने सबूतों के साथ कि हमारी ज़मीन है, हम इसकी पेट्रोलिंग करते थे, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इसको आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। ये उच्च स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत कर सकते हैं। शी जिनपिंग से मोदी जी के बड़े घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक संबंध है, बहुत दांत काटी रोटी वाले संबंध हैं। तो वो उनको बात करके अपना एरिया वापस मांगना चाहिए। अगली खबर का रुख करें इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को देने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। प्रियंका ने कहा है कि तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। ये ठेका 1126 करोड़ का है। वैसे भारत ने चीनी कंपनियों को झटका देना शुरू कर दिया है। खबर ये आ रही है कि रेलवे ने चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। इस चीनी कंपनी को कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन यानी मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम योगी सरकार, केंद्र सरकार ने बदल दिया था, के बीच 417 किलोमीटर के सेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम दिया गया था। केंद्र सरकार ने BSNL से भी कहा है कि 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सरकार पर पूरे लगातार दबाव पड़ रहा है कि वो चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को कम करे, तोड़ दे, और ये दबाव कितना काम कर रहा है ये आगे पता चलेगा, लेकिन काम करने लगा है। जिस तरह से
सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं और जिस तरह से पूरी एक माहौल बन रहा है, ख़ासतौर से व्यापार जगत में भी व्यापारियों के संगठनों ने भी कहा है केंद्र सरकार से कि चीनी माल के आयात पर रोक लगाएं, चीनी कंपनियों को यहाँ व्यापार करने पर रोक लगाई जाए। ये एक माहौल बन रहा है। अब इस पूरे माहौल का क्या असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में उनका निवेश है। अगर वो बाहर जाती हैं तो वो सारी की सारी कंपनियां ढह सकती हैं, उनमें काम करने वालों के रोज़गार जा सकते हैं। बहुत सारे इसके पक्ष हैं। सिर्फ भावनात्मक स्तर पर, उन्माद के स्तर पर इस पर नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि राजनीति तो उसी तरफ ले जाती है जिसमें उसके वोट बैंक इंटैक्ट होता है। हमें दूरगामी हित भी देखने हैं और चीन को सबक भी सिखाना है, तो इसमें एक संतुलन ढूंढना पड़ेगा सरकार को भी और हम सबको भी। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें अगर चीन को ये कड़े संकेत देने हैं तो इस तरह के निर्णय लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है और सरकार को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए। अगली खबर लेते हैं। नेपाल की संसद के ऊपरी सदन राष्ट्रीय सभा ने देश के नए राजनीतिक नक्शे से संबंधित संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। वोटिंग के दौरान संसद में 57 सदस्य मौजूद थे और सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। बीते शनिवार को इसे संसद के निचले सदन ने भी मंजूरी दे दी थी। निचले सदन में इस विधेयक के पक्ष में 275 में से 258 वोट पड़े थे। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अस्थिर और सीमाओं को कृत्रिम विस्तार देने की कोशिश कहा था। उम्मीद की जा रही थी कि भारत काठमांडू से बातचीत करके इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहेगा, लेकिन लगता है कि या तो उसने इसकी कोशिश नहीं की या उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो ये एक बड़ा मूव नेपाल की तरफ से है। संसद से इस नक्शे का पास होना इस पूरी जटिलता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी जब तक वो संविधान का हिस्सा नहीं बना था तब तक दोनों सरकारों के बीच में बातचीत के ज़रिए इसको निपटाना आसान था। अब जबकि सारे राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से इसको मंजूरी दे दी है और ये संविधान का हिस्सा बन गया है, तो अब बहुत सारी मुश्किलें पेश आएंगी, नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी भारत के सामने और जाहिर है कि टकराव बढ़ता जाएगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी भारत सरकार के तरफ से पहले ही कि वो किसी तरह से नेपाल सरकार से बात करके इस मामले को ठंडा करती, इसके समाधान की दिशा में कुछ बातचीत की पहल करती। लेकिन केंद्र सरकार, भारत सरकार की तरफ से निश्चित रूप से इस मामले में चूक हुई है। उसने इसको हल्के में लिया है या उसने दूसरे तरह से नेपाल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जिसने काम नहीं किया है। तो अब आने वाले दिनों में जब हमारी चीन के साथ ऑलरेडी जंग के हालात बन रहे हैं, तो नेपाल के साथ भी अगर इस तरह के संबंध विकसित हो रहे हैं तो ये दूसरे तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान के साथ जो तीसरा हमारा सीमावर्ती पड़ोसी है उसके साथ भी हमारे संबंध जाहिर है कि अच्छे नहीं हैं। तो तमाम पड़ोसियों से हमारे संबंध ख़राब हो रहे हैं और सरकार इन संबंधों को सुधारने की दिशा में कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ करने की कोशिश करती हुई दिख नहीं रही है। तो हमारी विदेश नीति पूरी तरह से ढह गई है ऐसा लगता है। और अब इस नई चुनौती का केंद्र सरकार किस तरह से सामना करती है ये हम देखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अभी तक दूसरे दलों की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने वाली बीजेपी की मणिपुर सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। इस बार कांग्रेस ने ही उल्टा ऑपरेशन लोटस जैसा वहां कर दिया है। मणिपुर में बीजेपी के 3 विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस के साथ चले गए हैं और अब कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह राज्यपाल से मिलकर जल्दी ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुछ का कहना है कि वो दावा पेश कर भी चुके हैं। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए ज़रूरी विधायकों का आंकड़ा होने का दावा किया है। बीजेपी विधायकों के पाला बदल के अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सरकार को समर्थन दे रहे एक निर्दलीय विधायक और तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने भी
अपना समर्थन वापस ले लिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 60 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को केवल 21 सीटें मिली थी। तब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर गठबंधन की सरकार बनाई थी और इसमें एनपीपी के अलावा नगा पीपल्स फ्रंट और लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल हुई थी। एनपीपी और एनपीएफ दोनों के पास 4-4 और एलजेपी के पास 1 विधायक है, लेकिन अब गठबंधन सरकार के पास सिर्फ 23 विधायकों का समर्थन है, जबकि राज्य में सरकार चलाने के लिए 30 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे हालात में मणिपुर में कांग्रेस के पास सरकार बनाने का मौका है और एक राज्यसभा सीट बीजेपी से छीनने का भी मौका है। तो बीजेपी ने, हम सब जानते हैं, मणिपुर में जोड़ तोड़ से, साम दाम दंड भेद से सत्ता हथियाई थी। उसके पास बहुमत नहीं था, बहुमत के करीब कांग्रेस थी, लेकिन उसने पार्टी को तोड़ा, राज्यपाल का इस्तेमाल किया और अपनी सरकार बनाई। ये पूरे देश भर में जानते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार और बीजेपी ने खेल खेले हैं सरकार गिराने, बनाने, तोड़ने, उसका एक उदाहरण मणिपुर भी था। अब मणिपुर में ठीक उल्टा हुआ है। अब उसकी पार्टी टूटी है और उसके समर्थक भी उसके पास से चले गए हैं और अब कांग्रेस की सरकार बनाने की वहाँ तैयारी हो रही है। लगभग तय है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेगी। इस तोड़ फोड़ से बीजेपी को एक राज्यसभा सीट का भी नुकसान होने जा रहा है। जो उसने गुजरात में तोड़ फोड़ करके कांग्रेस की एक सीट पर कब्जा करने की हसरत बनाई थी, वो कर भी लेगी पूरा वहाँ, लेकिन इसके एवज में उसको एक सीट वहाँ मणिपुर में गंवाना पड़ेगा। तो ये एक टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा मिला है। बीजेपी को पहली बार इस तरह का जवाब मिला है। हालांकि महाराष्ट्र में भी जवाब मिला था और अब वहाँ भी जवाब मिला है, कर्नाटक में भी जवाब मिला था, लेकिन कर्नाटक में बाद में फिर वो तोड़कर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना संकट के दौरान कल यानी 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 19 सीटों के लिए देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ भी जारी है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद राज्यसभा के लिए दोनों सीटें जीतने में कांग्रेस का गणित गड़बड़ा गया है। अब वो 2 सीटें शायद ही जीत पाए। वहीं कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले 5 और विधायक बीजेपी के हेडक्वार्टर में डिनर लेते हुए देखे गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा चुकी है और दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को होटलों में रखा हुआ है। गुजरात में पहले ही तोड़फोड़ हो चुकी है। कांग्रेस के कुल 8 विधायक तोड़े जा चुके हैं बीजेपी द्वारा और अभी कांग्रेस के पास विधानसभा में 65 विधायक हैं। चुनाव में कांग्रेस ने दो तो बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुजरात में हुए घाटे को मणिपुर से पूरा करेगी। तो राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का माहौल बना हुआ है, पार्टियों को तोड़ने का माहौल बना हुआ है, पिछले 2 महीने से चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि कल जब होगा तो कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी निकल सकते हैं। क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, कुछ और विधायक इधर से उधर पाला बदल सकते हैं और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राज्यसभा चुनाव साफ सुथरे नहीं होते हैं। उसमें जमकर खरीद फरोख्त होती है, एक एक सीट की बोलियाँ लगती हैं और यही सब कुछ हम देख रहे हैं। ये हमारी चुनाव प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है, हमारे राजनीतिक दलों के चरित्र से भी जुड़ा हुआ है और पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी ये सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे राजनीतिक दल इसमें सुधार के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है। वो अपनी जब मजबूती में होते हैं तो उसका समर्थन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो उसका विरोध करते हैं और यही हम बीजेपी के साथ भी देख रहे हैं। तो ये अपवित्र चुनाव के नतीजे कल शाम को हम आपसे शेयर करेंगे। आपको जाते जाते कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दूं। एक दिन में सबसे ज़्यादा 12,881 मामले सामने आए हैं। अभी तक की ये सबसे बड़ी संख्या है और 334 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,66,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये थी मित्रों आज की सबसे बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।